आज का जो विषय है वो थोड़ा गंभीर है। कि ब्लैक होल में हमें इवेंट हॉराइजन नाम के एक इनविजिबल बाउंड्री के कॉन्सेप्ट को लेकर चलना पड़ता है। आभास मित्रा का यह भी मानना है कि थियोरेटिकली ट्रू ब्लैक होल्स का मास हमेशा जीरो होना चाहिए। यहाँ मास के जीरो होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि यहाँ कोई मैटर मौजूद ही नहीं होगा। जनरल रिलेटिविटी में ग्रेविटेशनल मास का मतलब होता है ऑल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का टोटल सम, जिसमें कि नेगेटिव सेल्फ ग्रेविटेशनल एनर्जी भी इंक्लूडेड होता है। यानी कि मास उस समय भी जीरो हो सकता है जब तारे का सेल्फ ग्रेविटेशनल एनर्जी इतना पावरफुल हो कि वो वहां मौजूद बाकी के सभी तरह के मास या एनर्जी को काउंटर कर दे। चूंकि ऑब्जर्वेशन में हमें फाइनाइट मासेस वाले ब्लैक होल ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, उनका मानना है कि ये ऑब्जेक्ट्स ट्रू ब्लैक होल्स नहीं हो सकते। आशा करता हूँ कि अब तक आप एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या एको या मैको के होने के कोई सबूत मिले हैं या फिर ये मात्र एक थ्योरी है। इसका उत्तर है हाँ भी और नहीं भी। दरअसल साल 2006 में Q0957 प्लस 561 नाम के एक कुआसर को ऑब्जर्व किया गया था, जो कि पृथ्वी से लगभग 9 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद था। इसने एको या मैको की मौजूदगी के संदेश दिए थे। अगर आप नहीं जानते तो कुआसर पूरे ब्रह्मांड में सबसे चमकदार चीज होती है। जब ब्लैक होल अपने अंदर चीजों को निगल रहा होता है तो ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर जाने से पहले इसके इर्द गिर्द काफी तेजी से घूमने लगते हैं, जिसके कारण वहां गर्मी और घर्षण प्रोड्यूस होता है, जिससे वहां काफी तेज चमक प्रोड्यूस होती है। एनीवे, ब्लैक होल्स के बारे में ये कहा जाता है कि एक नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल का अपना कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, पर एको की थ्योरी के अनुसार उनका अपना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब Q0957 प्लस 561 नाम के इस क्वासर को ऑब्जर्व किया गया तो ये पाया गया कि इससे पावर करने वाले ऑब्जेक्ट के पास अपना एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि इस क्वासर के सेंटर में मौजूद ऑब्जेक्ट कोई ब्लैक होल नहीं बल्कि एक एको था। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के क्रिस रेनॉल्ड्स का ये मानना था कि ये एविडेंस काफी नहीं था ये साबित करने के लिए कि वहां मौजूद ऑब्जेक्ट एक ब्लैक होल नहीं बल्कि एक एको था। लाइगो द्वारा ग्रेविटेशनल वेव्स के डिटेक्शन को ब्लैक होल्स के मौजूद होने का पुख्ता प्रमाण माना जाता है, पर आभास मित्रा का ये मानना है कि लाइगो द्वारा ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किए जाने की बात भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि लाइगो सिग्नल्स में अननोन नॉइस की भी मौजूदगी थी। उनका कहना है कि ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने का क्लेम अगर सही भी है तो भी ये इस बात को दर्शाता है कि जिस कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं वो ट्रू ब्लैक होल्स नहीं बल्कि ब्लैक होल मिमिकर्स हैं, जिन्हें हम एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइगो सिग्नल्स में रिवर्बरेशन यानी कि गूंज भी सुपर। आज का जो विषय है वो है एटर्नल कोलैप्सिंग बॉडी। ये एटर्नल कोलैप्सिंग क्या चीज़ है भाई? तो आभास मित्रा कहती हैं कि कोलैप्स जो है वो रुकता नहीं है, ना ही वो सिंगुलरिटी को टच करता है, और वो मास की एक प्रॉपर्टी है। मास की एक प्रॉपर्टी है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि क्वासार को एक अलग स्पेशलाइज्ड बॉडी है। उससे ना तो ब्लैक होल, वार्म होल, वाइट होल का कंसेप्ट जुड़ता है, ना ही वो एक्टिव न्यूक्लियर गैलेक्सी है। तो फिर क्वासार जो है वो एक अलग सब्जेक्ट है। अब हम आ रहे हैं सो कॉल्ड ब्लैक होल, स्टीफन हॉकिंस द्वारा, और इटर्नल कोलैप्सिंग बॉडी। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से स्टार्ट होती है।
बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की प्रॉपर्टी है मास और माइंड। तो बगैर माइंड के एग्जीबिशन के कोई चीज़ नहीं बनती, बगैर माइंड के एग्जीबिशन के कोई चीज़ नहीं बनती। तो इसलिए माइंड का इनकॉर्पोरेशन बहुत ज़रूरी है। अब हम आ रहे हैं एटर्नल कोलेप्सिंग ऑब्जेक्ट पे। पहले आप ये अपने आसपास देखिए, सोलर सिस्टम में क्या कोई जितने भी प्लैनेट्स हैं, आर दे एवर कोलेप्सिंग ऑब्जेक्ट? क्योंकि हर चीज़ जो है निबला से बनी है, और उसमें दो फिनोमेना होते हैं। शुरू के अंदर थॉट एक्सप्रेशन होता है नेबुला में, और जो मैटर है उसमें कई सारे हायर सेंटर बनते हैं। तो स्टार का जो हायर सेंटर अलग है और प्लैनेट्स का हायर सेंटर अलग है, और एस्टेरॉयड बेल्ट का हायर सेंटर अलग है। तो निबला का कई सेक्टर के अंदर निबला जो है वो डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद फिर थॉट एक्सप्रेशंस नए नए हायर सेंटर बनते हैं। तो एक फिनोमेना होता है कंडेंसिंग, कंडेंस, चीज़ को कंडेंस होना। तो ये इसका ग्रेविटी से कोई माने नहीं। तो जो निबला है उसमें मैटर कंडेंस होना शुरू हुआ। तो सन का मैटर अलग कंडेंस हुआ, मरकरी का अलग, वीनस का अलग, अर्थ का अलग, मार्स का अलग, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस का अलग। फिर जब ये उसमें जो है ग्रेविटी जो है वो भी स्ट्रांग होने लगी, क्योंकि मैटर जो है कंडेंस हो रहा है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट का जो बनना है, उसका जो मैटर बना है वो कोलैप्स थ्योरी से हुआ है, कंडेंस थ्योरी से, ना कि ग्रेविटी कोलैप्स से। और वो भी आके एक जगह रुक गया। जो एस्टेरॉयड बेल्ट का एस्टेरॉयड है वो भी एक जगह आके रुक गए। तो साइज ऑफ द सन, प्लैनेट, एस्टेरॉयड, ये सब थॉट से डिज़ाइन होता है। साइज जो है ये थॉट से डिज़ाइन होता है। तो कोई भी चीज़ एटर्नल कोलैप्सिंग नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ सिंगुलरिटी नहीं हो सकती। आइंस्टीन सही था, उसने कहा था कि कोई भी मैटर सिंगुलरिटी को, हाईली डेंस मैटर नहीं हो सकता सिंगुलरिटी वाला, और ना ही मैटर के अंदर एटर्नल कोलैप्सिंग प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगी, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग इनके द्वारा की गई है। जो फाइन ट्यूनिंग है वो हायर सेंटर ने करी है, और तो इसलिए आभास मित्रा एक पॉइंट पे सही है कि इट इज़ नॉट ए ब्लैक होल। अब हम आ रहे हैं, जब ये ब्लैक होल नहीं है तो वो क्या चीज़ है? तो स्टार का जो फेट है, चंद्रशेखर साहब ने एक बहुत बड़ी गलती करी कि उस समय गॉड पार्टिकल की रिसर्च नहीं हुई थी, माइंड की भी रिसर्च नहीं हुई थी। तो उन्होंने मास फैक्टर को लेके स्टार का फेट डिज़ाइन किया। तो स्टार का जो फेट है वो मास से नहीं होता है, बल्कि माइंड से होता है। बगैर माइंड की नॉलेज रखे तो क्या होता है कि जब स्टार बनता है तो कई सारे थॉट एक्सप्रेस होते हैं। तो स्टार जो है कंडेंस होता है, फिर कोर के अंदर नए थॉट पैदा होते हैं
जिसको कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर ये थॉट से पैदा हो रहे हैं। इसका ग्रेविटी से नहीं मतलब है, ये ध्यान रखिए, इसका ग्रेविटी से नहीं मतलब है, माइंड से मतलब है इसका। माइंड जो है वहाँ पे थॉट पैदा करता है माइंड, और वहाँ पे एक टेम्परेचर और प्रेशर चेंज पैदा होता है। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज ये थर्मोडायनेमिक्स का हिस्सा है। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब थर्मोडायनेमिक्स का हिस्सा है, और ये थॉट से टिकर होता है। तो थॉट से वहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होती है, और सन का साइज जो है वो थॉट से फिक्स हो जाता है। तो पहले सन ब्लू था, फिर येलो था, फिर रेड था। तो ये थॉट से इसकी जो है नए नए थॉट पैदा होते हैं, तो रेडिएशन भी इसके नए नए पैदा होते हैं। ब्लू के रेडिएशन दूसरे हैं, येलो के दूसरे हैं, रेड के दूसरे हैं। इसी तरह टेम्परेचर वेरिएशन भी ब्लू का दूसरा है, येलो का दूसरा है, और रेड का दूसरा। तो जो भी चीज़ चेंजेस हो रहे हैं, इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो थॉट से आ रहे हैं, और देयर साइमल्टेनियस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये जो पेंडिस लॉ ऑफ थर्ड लॉ है, फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो भी इफेक्ट आ रहे हैं, इनका साइमल्टेनियस एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट है। अब क्या होता है कि सन की डेथ, मृत्यु होनी है, तो मृत्यु के लिए जो थॉट्स पैदा होते हैं, तो एम के थॉट दूसरे हैं, एम से 3m के थॉट दूसरे हैं, और मोर देन 3m के थॉट दूसरे हैं। तो एम के थॉट जो होते हैं वो रेड जाइंट बनाते हैं। तो उसके कोर के अंदर हैवी मेटल्स इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर वो वाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाइट डॉर्फ जो है, उसमें जो भी थॉट पैदा हो रहे हैं, तो उसमें वो चमक रहती है, वो डॉर्फ है। वो डॉर्फ है, डॉर्फ के माने छोटा सूरज, वाइट डॉर्फ। लेकिन उसके अंदर जो थॉट का एक्सप्रेशन डिफरेंट है, उसकी लाइफ स्पैन डिफरेंट है, और उसका फेट भी डिफरेंट है। फिर इसके बाद जो एम और 3m के बीच का, वो भी रेड जाइंट बनता है, लेकिन उसमें थॉट एक्सप्रेस होता है ब्लास्ट का। उसके बाद उसके कोर जो है वो कोलैप्स करता है थॉट से, और वो एक जहाँ के रुक जाता है। तो उसके बाद नए थॉट पैदा होते हैं अनकंडीशंस और कंडीशन से, तो वो पल्सार बन जाता है। तो वो रेडिएशन करता है, उसकी स्पिन तय होती है, तो फास्ट स्पिन का होता है, स्लो स्पिन का होता है, और डिफरेंट रेडिएशंस होते हैं। ये सब थॉट से बन रहे हैं, अनकंडीशन थॉट एक्सप्रेशन से। ये गॉड पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। तो वो पल्सार बन जाते हैं 4 तरीके के। इसी तरह जो मोर देन 3m के स्टार्स हैं, वो भी एक रेड जाइंट, बिग रेड जाइंट बनाते हैं। उनमें थॉट एक्सप्रेस होता है, तो ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने के बाद उनका कोर जो है वो कोलैप्स करता है, जिसको कि ब्लैक स्टार कहा जाता है। तो वो एवर इटर्नल कोलैप्सिंग बॉडी नहीं है, इको और मैको नहीं है। वो
स्टार का जो कोर है, हमने देखा था न्यूट्रॉन स्टार में, पल्सार में, कि जितना भी मैटर है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का, वो न्यूट्रॉन में ट्रांसफर हो जाता है, उसे डीजनरेटेड मैटर कहते हैं। तो इसी तरह डीजनरेटेड मैटर न्यूट्रॉन का ब्लैक स्टार बनाता है, जिसको कि ब्लैक होल कहते हैं। ये ब्लैक स्टार जो है ये भी न्यूट्रॉन का बना होता है, और ये ज़्यादा छोटा होता है पल्सार से। तो इसमें जो प्रॉपर्टी एग्जिबिट होती हैं वो सो कॉल्ड ब्लैक होल की प्रॉपर्टी, दैट इज इवेंट होराइजन। तो इवेंट होराइजन एक इसकी प्रॉपर्टी है। इसकी प्रॉपर्टी ना सिंगुलरिटी है, ना स्पेस टाइम कर्वेचर है, ना इको है, ना मैको है, और ना ही इसमें जो है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स है। हाँ, इसमें रेडिएशंस जो है, दो तरीके के रेडिएशंस फिनोमेना होता है। तो क्या होता है कि अगर 4 तरह के ब्लैक स्टार हैं, मिनिएचर ब्लैक स्टार, सेटलर ब्लैक स्टार, इंटरमीडिएट ब्लैक स्टार और मैसिव ब्लैक स्टार, तो चारों में जो थॉट का एक्सप्रेशन है थोड़ा वेरी करता है, चारों में थॉट का एक्सप्रेशन वेरी करता है। तो अगर गैलेक्सी का ब्लैक स्टार है बीच में, तो जब कोलाइडिंग गैलेक्सी होती हैं तो उसमें 2 ब्लैक स्टार मिलके बड़े ब्लैक स्टार बन जाते हैं। लेकिन जो स्टार का ब्लैक स्टार है वो छोटा होता है, वो सेटलर होता है या इंटरमीडिएट होता है। तो बाइनरी स्टार का ब्लैक स्टार के बिहेवियर डिफरेंट है, और गैलेक्सी का ब्लैक स्टार का बिहेवियर डिफरेंट है। अब क्या होता है, बाइनरी स्टार के ब्लैक स्टार का बिहेवियर लेते हैं। तो अगर बाइनरी स्टार में एक स्टार रेड जाइंट है, दूसरा जो है ब्लैक मैसिव बॉडी या ब्लैक स्टार है, तो अनकंडीशन थॉट एक्सप्रेशन से थॉट ट्रिगर होते हैं, और रेड जाइंट का मैटर ब्लैक स्टार की तरफ जाता है, स्टार्ट होता जाना। तो ग्रेविटी नहीं खींचती है, ये बाय वर्च्यू ऑफ माइंड है, क्योंकि सब कॉन्शियस है, दे आर कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे ही समझिए कि कॉमेट्स जो हैं वो ऑर्बिट का चक्कर लगा रहे हैं सूरज के, फिर कोई कॉमेट जो है वो अनकंडीशन थॉट एक्सप्रेशन से, लॉलेसनेस से, वो ऑर्बिट छोड़ के सूरज का चक्कर लगा के और फिर ऑर्बिट में पहुंच जाता है। तो ये लॉलेसनेस है। तो इसी तरह नेचर के अंदर अगर लॉ है तो लॉलेसनेस भी है। तो लॉलेसनेस का जो प्रेजेंटेशन है वो हमें ब्लैक स्टार में मिल सकता है। तो अनकंडीशन थॉट एक्सप्रेशन से जो मैटर है रेड जाइंट का, वो फॉल करता है, उधर चलता है ब्लैक स्टार तरफ, और चलने में वो सर्कुलर चलता है। सर्कुलर क्यों चलता है? माइंड से, जो माइंड की ट्यूनिंग हुई है वो सर्कुलर हुई है। तो ऐसे में नए थॉट पैदा होते हैं, और उसकी जो है फॉल इन द ग्रेविटी में स्पीड बढ़ती है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन इन द ग्रेविटी से उसमें वेलोसिटी बढ़ती है, और वो जो है उसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल से मैग्नेटिज्म पैदा होता है, और इलेक्ट्रिक करंट जैसी चार्ज पैदा होता है। फिर क्या होता है, ये जो इवेंट होराइजन पे आके इसकी चमक जो है येलो हो जाती है। पहले रेड थी, फिर येलो होती है, और उसके बाद ये वेलोसिटी ऑफ लाइट पे
एक्सरे और गामा रे के रूप में ये प्लाज्मा जो है इजेक्ट आउट होता है। तो ये रेड जाइंट का मैटर ब्लैक स्टार में गिरता नहीं है। अगर ब्लैक स्टार में गिरेगा तो उसका जो इवेंट होराइजन है उसका साइज बढ़ना चाहिए। तो जहाँ डबल ब्लैक स्टार आपस में मिलते हैं वहाँ पे इवेंट होराइजन छोटे से बड़ा हो जाता है। तो इवेंट होराइजन का छोटे से बड़ा होना ये इस बात का सबूत है कि वो ब्लैक होल नहीं है और वो वहाँ पे इको और मैको नाम का कोई भी फिनोमेना नहीं हो रहा है। इको और मैको नाम का कोई भी फिनोमेना नहीं हो रहा है। तो ब्लैक स्टार का काम स्कैवेंजिंग है। ब्लैक स्टार का काम स्कैवेंजिंग है और वहाँ पे हर चीज़ माइंड से हो रही है। स्कैवेंजिंग इसलिए है कि जो डस्ट और मटेरियल है वो पोल्यूशन करता है। तो पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए ब्लैक स्टार का जन्म होता है। तो छोटे ब्लैक स्टार भी होते हैं, मिनिएचर सेटलर भी होते हैं और इंटरमीडिएट और मैसिव। तो क्वासार एक अलग टॉपिक है। तो आबाद मित्रा ने जो क्वासार का चीज़ जो है वो इको से जोड़ी है, गलत जोड़ी है। क्वासार एक अलग चीज़ है और इटर्नल कोलैप्सिंग बॉडी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इटर्नल कोलैप्सिंग बॉडी ऑब्जेक्ट नाम का कोई चीज़ नहीं होता, क्योंकि ये सब ट्यूनिंग इनकी है। तो हर चीज़ का कोलैप्स जो है थॉट से होता है और उसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व नहीं होती है, उसके अंदर थॉट इन्वॉल्व होता है, अनकंडीशन थॉट। ग्रेविटी उसके बाद अपना इफेक्ट दिखाती है, जिसमें कि जब वो मैटर जो भी डिस्क बनाता है ये ग्रेविटी के इफेक्ट से होता है। हम जो मैटर गिराते हैं ये सीधा गिरता है, ये सीधा माइंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे जी जो है वो सीधा है, वहाँ पे जी सीधा नहीं है, वो वर्ल्ड पूल बना के और तब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और उसमें जो वेलोसिटी बढ़ती है तो थर्मोडायनेमिक्स के जो नियम है वो उसके अंदर लागू होते हैं। तो नए नए थॉट से थर्मोडायनेमिक्स एरो ऑफ टाइम बनता है, नए नए थॉट से थर्मोडायनेमिक्स एरो हीट जो है, और नए नए थॉट से कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम भी बनता है। तो फ्लो ऑफ थॉट जो है वो नए नए थॉट फ्लो होते हैं और नए नए इफेक्ट आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बगैर माइंड के कोई भी थ्योरी एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है, बगैर माइंड के कोई भी थ्योरी एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि गॉड पार्टिकल के बारे में ज्ञान हो, माइंड के बारे में ज्ञान हो, और माइंड और मास कैसे काम करता है इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। माइंड और मास थॉट प्रोग्रामिंग इंटरेक्शन इफेक्ट्स, थॉट प्रोग्रामिंग इंटरेक्शन इफेक्ट्स। तो कहने का मतलब ये है कि जब यूनिवर्स नहीं था तो तीन चीज़ें थी। ज्ञान में गॉड पार्टिकल थे, ध्यान में माइंड था, साइकोलॉजिकल एयर ऑफ टाइम जो क्वांटम एंटेंगलमेंट से आपस में बात करते थे, और हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स था। तो यूनिवर्स कैसे डिज़ाइन किया गया, थॉट जो है कैसे उसको डिज़ाइन करते हैं, ये साइंस जानिए। डायनेमिक्स जो एटॉमिक जेनेटिक्स जानिए, डिवाइन मैकेनिक्स जानिए। तुक्का फेंकने से कुछ समय आपका तुक्का लग जाएगा,
लेकिन हमेशा तुक्के नहीं लगते। स्टीफन हॉकिंस ने तुक्के मारे, पेनरॉज ने तुक्के मारे, आभास मित्रा ने तुक्के मारे। तो जो आता है वो तुक्के मारता है कि लग जाए तुक्का। तो तुक्के ऐसे नहीं लगते। तुक्के लगाने के लिए कॉमन सेंस होना चाहिए। तो आपने देखा सोलर सिस्टम में एटर्नल कोलैप्सिंग बॉडी कोई नहीं है, सबका साइज रुक गया। मरकरी से लेके नेपच्यून तक का साइज जो है थॉट से डिज़ाइन होता है। एस्टेरॉयड बेल्ट देखिए, वो क्लम्पिंग से बनी है, एस्टेरॉयड बेल्ट क्लम्पिंग से बनी है। सूरज का जो साइज है, इट इज़ नॉट ए बैलेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड हीट रेडिएशन। उसका बैलेंस नहीं है, सब थॉट से है, सब माइंड से है। और रेड जाइंट का बनना, रेड जाइंट्स के बाद ब्लास्ट का बनना, तो जो सुपरनोवा ब्लास्ट है ये इन्होंने डाला है। सुपरनोवा ब्लास्ट क्यों डाला है? इसलिए डाला है कि बिग बैंग नहीं हुआ है। तो बिग बैंग नहीं हुआ है, उसका कंफर्मेशन हम सुपरनोवा ब्लास्ट देखते हैं आउटर यूनिवर्स में। तो अगर बिग बैंग की वजह से दो गैलेक्सीज का मोशन रिटार्ड होना चाहिए, तो ब्राइटनेस जो होगी दो सुपरनोवा की सेम रहेगी। लेकिन वहाँ पे ब्राइटनेस सेम नहीं होती है। जो आगे वाला गैलेक्सी है उसकी सुपरनोवा धीमा, उसकी डिम होता है। पीछे वाला जो गैलेक्सी उसकी सुपरनोवा ब्राइट होता है। तो उन्होंने कह दिया इट इज़ एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। भैया एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स कैसे हो जाएगा? ना एटर्नल कोलैप्सिंग बॉडी होती है, ना एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स होता। दोनों एक सोच का विकृत सोच है। वो सोच इनकी नहीं है विकृत, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है तो फिर वो कोलैप्स करेगा, कॉन्ट्रैक्शन फेज आएगी। तो एवर एक्सपेंडिंग का भी जो है आइडिया गलत है, और एटर्नल कोलैप्स का भी आइडिया गलत है। क्योंकि कोई चीज़ कितनी छोटी होगी वो ये डिज़ाइन करें। तो जैसे वाइट डार्फ है, ऐसे ही ब्लैक स्टार ब्लैक डॉर्फ है। तो वाइट डॉर्फ का फेड जो है उसकी भी एनर्जी एग्जॉस्ट होगी, वो ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट होगा। तो जब ब्लैक स्टार स्कैवेंजिंग का काम ख़त्म हो जाता है, उसका जो है उसका फेट है कि वो आपस में कोलैप्स करके और वो ग्रेविटॉन रिलीज करता है। जो दो ब्लैक स्टार टूटते हैं तो ग्रेविटॉन और हिग बोसॉन रिलीज होते हैं, और हिग बोसॉन एनर्जी पूल में चले जाते हैं। ये सब कॉन्शियस का खेल है जो इन्होंने ट्यून किया है। और ग्रेविटॉन जो कि एटमॉस्फेयर में फैलते हैं वो लीगो द्वारा डिटेक्ट होते हैं। तो लीगो ने जो डिटेक्ट किया है वो एनर्जाइज ग्रेविटॉन को डिटेक्ट किया है। तो कोई भी हाइपोथेसिस जो अगर माइंड के बगैर बताई जा रही है वो सब एब्सर्ड हाइपोथेसिस है, वो सब एब्सर्ड हाइपोथेसिस है। और इवेंट होराइजन पे दो फिनोमेना होते हैं। एक तो ऑप्टिक स्फीयर बनता है जिससे उसकी चमक बनती है, चमक की रिंग बनती है, और दूसरा वहाँ पे मैटर इजेक्ट होता है। तो रेडिएशंस, हॉकिंग रेडिएशन टाइप मैटर इजेक्ट होता है, तो उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट पे एक्सरे गामा रेडिएट होते हैं,
प्लाज्मा भी रेडिएट होता है, ये इंटरसेटेलर स्पेस में चला जाता है और ये दोनों तरफ होता है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये जो इजेक्ट हो रहा है ये राइट एंगल टू द डिस्क है। ये जो इजेक्ट हो रहा है प्लाज्मा वेलोसिटी ऑफ लाइट से, ये राइट एंगल टू द डिस्क है और ये माइंड से डिजाइन होता है। तो कोसार जो है वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसको जो है ब्लैक स्टार, ब्लैक होल, एक्टिव न्यूक्लियर गैलेक्सी, सुपरमाइसिव ब्लैक होल, इन सब चीज़ से मत जोड़िए। तो आज का जो विषय था वो ये था कि कोई भी चीज़ ना ही एवर एक्सपेंडिंग है, हमारा यूनिवर्स एवर एक्सपेंडिंग नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा? जब इनका आदेश डार्क मैटर को मिलेगा, कोल्ड डार्क मैटर को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इनके ही आदेश से हर सेलेस्टियल बॉडी का साइज बनता है। तो कोई भी फिनोमेना ग्रेविटी से नहीं होता है, साइज ग्रेविटी नहीं बनाती है, साइज बनाता है थॉट। और ग्रेविटी जो है उसके अंदर फर्दर मैकेनिक्स को कहना चाहिए बनाती है, फर्दर मैकेनिक्स बनाती है। अर्थ का जो साइज है वो थॉट से, और उस साइज पे जो ग्रेविटॉन्स का कंसंट्रेशन है वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बनाता है। तो माइंड का खेल है सभी, इसलिए पहले बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में जानिए, माइंड के बारे में जानिए। तुक्के मारने से काम नहीं चलेगा। ये तुक्के ऐसे ही हैं जैसे कुछ लोगों ने आंखों में पट्टी बांध के और हाथी का डिस्क्रिप्शन किया। किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने कान पकड़े, किसी ने पैर पकड़े, किसी ने पूंछ पकड़ी। तो कुछ कुछ सत्य तो पकड़ लेता आदमी, लेकिन टोटल सत्य नहीं पकड़ पाता। टोटल सत्य क्या है? हाथी एक कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म है, माइंड है उसमें। ये